नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट पीटी विजय खिची आपका शारीरिक शिक्षा की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि हम शारीरिक शिक्षा सेकंड पेपर पीटीआई की क्लासें चला रहे हैं और अभी हम नेक्स्ट कड़ी में क्लास 7 करने वाले हैं, जिसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिससे हर एक शारीरिक शिक्षक विद्यार्थी डरता है। सभी विद्यार्थियों का यही मानना है दोस्तों कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह सबसे कठिन विषय है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर हम अच्छे से अप्लाई करके यानी किसी विषय पर हम थोप कर शारीरिक शिक्षा को पढ़ें यानी उदाहरणों के साथ पढ़ें तो शारीरिक जो मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान है वो बहुत आसान विषय है। और दोस्तों एकमात्र शिक्षा मनोविज्ञान ही ऐसा है जो हमें अगर अच्छे से आ गया तो हमारे नंबर कटने नहीं देता। अन्य किसी विषय में हमारे कन्फ्यूज़न हो सकती है या हमारे नंबर कट सकते हैं, किंतु शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक बार शिक्षा मनोविज्ञान की लाइन यानी उसकी जो की पॉइंट है वो समझ में आ गया, उसके बाद आपके लिए शारीरिक शिक्षा या शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान बहुत आसान होगा। दोस्तों पीछे हमने क्या क्या पढ़ा इस पर भी एक नज़र बना लेते हैं। दोस्तों हमने वर्दी विकास कर लिया है, जिसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था और आपकी जो है युवावस्था ये भी हमने कर ली है। उसके बाद आयु के प्रकार, कालानुक्रमिक आयु, शरीर रचना आयु, शरीर क्रियात्मक आयु, मानसिक आयु। उसके बाद शरीर का वर्गीकरण हमने देखा। सबसे पहले शरीर को वर्गीकृत करने का जो प्रयास किया वह हिप्पो महोदय ने किया, उसके बाद शेल्डन ने किया। उसके पश्चात जो शेल्डन है उसने जो 3 भागों में मानव शरीर को वर्गीकृत किया वही हमने देखे, जैसे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। उसके बाद हमने क्रेस्मर का वर्गीकरण देखा, फिर हमने हल का देखा, नक्रेती का देखा। नक्रेती ने वहीं तीन बताए, मैक्रो, नॉर्मो और माइक्रो। बीन के अनुसार 2 वर्गीकरण दिए गए, हाइपो और न्यूरो, 3 दिए गए, हाइपो और न्यूरो, और उसके बाद एक था हाइपर। उसके बाद हमने सेकंड विंड को जाना कि सेकंड विंड क्या होती है, ठीक है। उसके लक्षण भी हमने पढ़े और सेकंड विंड क्यों बनती है उसके कारण भी हमने देखे। उसके बाद हमने ऑक्सीजन कर्ज पर चर्चा की, उसको भी पढ़ा, जिसके प्रतिपादक A.V. हिल 1922 में इन्होंने इस शब्द को प्रतिपादित किया। उसके बाद हमने ऑक्सीजन कर्ज के प्रकार देखे। उसके बाद हमने लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन कर्ज सहित और लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन कर्ज रहित ये दोनों चीज़ें देखी। उसके बाद हमने काइनेस्थेटिक सेंस देखे यानी क्रियाबोध, ये भी हमने देखा। और उसके बाद हमने अधिगम अपना चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने सीखने की परिभाषा देखी। उसके बाद हम सीखने के प्रकार पर आए। यहाँ पर हमने कल अपना जो टॉपिक है छोड़ा था। चलिए दोस्तों जहाँ से छोड़ा वहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वालिटी ये थोड़ी ब्लर दिख रही है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्यों दोस्तों ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक को अधिगम उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम बालक को अभिप्रेरित करना चाहिए। दोस्तों इसको हम उदाहरणों के साथ समझेंगे तभी आपको शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान समझ में आएगा। दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है उस पर भी मैं एक थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों जब भी हम
किसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आप अपने मस्तिष्क में एक 10 से 15 साल के बच्चे को ध्यान में रखेंगे। हम जो जितनी भी हमारी शारीरिक शिक्षा, ये शिक्षा मनोविज्ञान है, इसको एक बच्चे पर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तभी हमको ये अच्छे से समझ में आएगी। हम जब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो अपने केंद्र में एक बच्चे को रखेंगे जिस पर हम सभी चीज़ें अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे शिक्षा मनोविज्ञान कहता है वैसे वैसे हम अप्लाई करते जाएंगे और उसका परिणाम है हमें प्राप्त होता जाएगा। और इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यानी रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया शिक्षा मनोविज्ञान तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसको उदाहरणों के साथ पढ़ते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षक को अधिगम उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम बालक को अभिप्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, अभिप्रेरित का अर्थ होता है मोटिवेशन। अगर बच्चे को, मतलब ये बच्चा है, ठीक है, अगर इसको कुछ सिखाना है ना, तो सबसे पहले आप बच्चे को क्या करो, मोटिवेट करो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, फिर उसे बालक के समक्ष लक्ष्य प्रस्तुत करो। मतलब है अगर बच्चा मोटिवेट हो गया है तो उसको टारगेट दो कि तुम्हारा टारगेट ये है, तुमको ये हिट करना है। ठीक है, फिर क्या करो, उसके उपरांत उसे बालक को अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। ठीक है, अब बच्चे को ये मान लीजिए, चलिए इसको भी एक उदाहरण से, बढ़िया उदाहरण से करने के अब प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो क्या कहता है कि मान लीजिए ये एक बच्चा है। दोस्तों, मुझे डायग्राम इतना अच्छा नहीं आता है तो उम्मीद आप बिना से अपना काम चला लेंगे। और ये मान लेते हैं गोल पोस्ट है, ठीक है, और ये हो गया ग्राउंड फुटबॉल का। अब बच्चे को क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को मोटिवेट करना है। मोटिवेट आप किस प्रकार कर सकते हो, बच्चे को एक फिल्म दिखाकर, रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से आप किसी भी प्रकार से बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो। जैसे आपने रोनाल्डो को खेलते हुए दिखा दिया कि वह किस प्रकार गोल करता है, उसके बाद उसकी कितनी तारीफ होती है, उसको कितना पुरस्कार मिलता है, उसका कितना मान सम्मान करते हैं। अब बच्चे को क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को क्या करना है, मोटिवेट करने के पश्चात बच्चे को लक्ष्य देना है। ये हो गया बच्चे का लक्ष्य। अब हमने क्या किया, बच्चे के सामने लक्ष्य प्रस्तुत कर दिए। ठीक है, अब देखिए तो शिक्षा मनोविज्ञान है वह क्या कहता है, अब कहता है फिर उसे बालक के समक्ष लक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। उसके उपरांत बालक को अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। सही अनुक्रिया के चयन हेतु मार्गदर्शन देना चाहिए तथा जब लक्ष्य प्राप्ति हो जाए तो उसे पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ आसान भाषा में समझे तो क्या निकल कर आता है कि अब बच्चे को एक आप बॉल दे दीजिए, फुटबॉल दे दीजिए। ठीक है, अब बच्चे को स्वतंत्र अनुक्रिया करने दीजिए, मतलब स्वतंत्र क्रिया करेगा। आपको सिर्फ बच्चे को इतना बताना है कि कि बेटा आपको इस गोल पोस्ट में बॉल को डालना है। अब बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। अब बच्चा चाहे इधर मारे, चाहे इधर मारे, चाहे किधर भी मारे, ठीक है, बच्चे को मारने दीजिए, अपने आप से मारने दीजिए। आप कुछ मत बोलिए, आप सिर्फ उसकी जो कलाकृति हैं उसको देखते रहिए। ठीक है, अब बच्चा जब थक जाए, ठीक है, या बार बार अभ्यास करता रहे, उससे गोल नहीं हो रही है, तब आप क्या करेंगे, बच्चे को सही अनुक्रिया सेलेक्ट करने में उसकी मदद करेंगे। वह आप किस प्रकार करेंगे, आपको बताना है कि आपको जब गोल पोस्ट में बॉल डालनी है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको केवल गोल देखनी है। ठीक है, और किस एंगल में आपको गोल को हिट करना है वह चीज़ देखनी है। ठीक है, आपने क्या किया कि जब बच्चा गलत कर रहा था आपने एक सही क्रिया का चयन किया, उसके बाद बच्चे ने आपसे सीख कर गोल कर दिया। ठीक है, अब बच्चा अगर पूरी तरह से सीख जाता है तो आप उसे क्या दोगे, पुनर्बलन दोगे। मतलब बच्चे ने अगर लक्ष्य प्राप्त कर लिया, बच्चा पूर्णतः सीख गया, पुनर्बलन, इसके बाद बच्चे को क्या देना है, पुनर्बलन देना है।
पुनर्बलन का अर्थ होता है बच्चे को रिलैक्स देना है और अगले मैच के लिए तैयार करना है। ठीक है, ये हमने एक छोटा उदाहरण समझा। ठीक है, इसकी जगह हम बड़ा उदाहरण भी रख सकते हैं। जैसे एक पूरे फुटबॉल मैच का रख लिया, उसमें बच्चे को खेलना सब आता है। ठीक है, उसको क्या करना है कि गोल कैसे करना है वह बताना है। ठीक है, और उसके बाद अगर वह गोल कर देता है तो उससे वो मैच जीत लेता है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद उसे नए मैच के लिए प्रेरित करना है या पुनर्बलन करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम परिभाषा है समझ में आई होगी। कहने का अर्थ यह है कि पहले बच्चों को आप अभिप्रेरित करिए, मोटिवेट दीजिए, फिर उसके सामने आप एक लक्ष्य प्रस्तुत करिए और फिर उसे क्या करना है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दीजिए कि किसी भी प्रकार तुम्हें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, किसी प्रकार तुमने क्या करना है, इस गोल में बॉल को हिट करना है। अगर वह फिर भी नहीं कर पा रहा है तो आप उसे सही क्रिया बताएं। सही क्रिया बताने के बाद अगर बच्चा सही से कर लेता है, उस चीज़ को सीख जाता है, तो उसे वह अधिगम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे को क्या करना है, पुनर्बलन देना है। पुनर्बलन होता है बच्चे को नेक्स्ट मैच के लिए तैयार करना है, यानी उसे रिलैक्स वगैरह देकर अगर उसमें चोट वगैरह लगी है बच्चे को तो वह ठीक कर बच्चे को नेक्स्ट मैच के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कि बच्चे में किस प्रकार रुचि पैदा की जाती है तथा अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप ईमानदारी से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि हम किस प्रकार बच्चे को सिखा सकते हैं। जो हमने बताया था ना कि बच्चा अगर गलत क्रिया करता है तो हम उसे सही जो सिलेक्शन करते हैं सही क्रिया का, उसे हम किस प्रकार चूज कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। विभिन्न विधियों द्वारा हम बच्चे को सही क्रिया दे सकते हैं, सही अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, अब है उत्कृष्ट अनुकूलन सीखना। ठीक है, उत्कृष्ट अनुकूलन सीखना। ठीक है, निरंतर अच्छा सीखना, इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं, पर इसका जो हम अर्थ जो हमें हिंदी में निकाल रहे हैं वह क्या कि एग्जिटिव है ना, बिल्कुल वैसा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों ये सारी जितने भी विधि है ना वो यूरोपियन है। हिंदी में इनके एक से अनेक नाम हो सकते हैं, किंतु इनका इंग्लिश में एक ही लाइन होगी या एक ही नाम होगा। ठीक है, इनको देखिए, उत्कृष्ट अनुकूलन सीखना। उत्कृष्ट अनुकूलन सीखना को कई बार प्रतिक्रियात्मक अनुकूलन या पावलो अनुकूलन भी कहा जाता है। प्रतिक्रियात्मक क्या होता है दोस्तों, एक बच्चा क्या करता है, बार बार क्रिया करता है। ठीक है, उसके विपरीत जो क्रिया होती है ना उससे बच्चा अनुभव लेकर सीखता है, इसे प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, या पावलो अनुकूलन भी कहा जाता है। एक उत्तेजक को अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। ठीक है, अगर हम उसके सामने क्या करते हैं, बच्चे के सामने एक उत्तेजक रखते हैं, यानी उसके आंतरिक रूप से कुछ सीखने की भावना आती है। ठीक है, उसको हमें अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। तो दोस्तों, मोटिवेशन करने के पश्चात हम बच्चे को सिखाते हैं ना तो वो अनुकूलित सीखता है, वह बहुत वातावरण में उसमें ढल जाता है और अच्छा सीखता है। एक उत्तेजक को अनुकूलित उत्तेजक कहा जाता है। इसमें शून्य प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चा किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता है, उसके बाद बच्चा क्रिया करता है। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि प्रस्तुत करने के पहले कुछ समय में इसके द्वारा कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। अन्य उत्तेजक को गैर अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। इन दोनों को उत्तेजनाओं को उत्कृष्ट अनुकूलन में मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखिए, सहायक अनुकूलन सीखना। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ऐच्छिक प्रतिक्रिया, ऐच्छिक बच्चा क्या करता है, अपनी इच्छा से करता है, अनैच्छिक किसी की मदद से करता है। ठीक है, दोनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। ऐच्छिक प्रतिक्रिया को अधिक करने और अनैच्छिक प्रक्रिया को कम करने के लिए जिस तकनीक समूह की आवश्यकता होती है उसे सहायक अनुकूलन सीखना कहा जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, बच्चा अपनी इच्छा से कुछ सीख रहा होता है। ठीक है, और वह क्या है कि बार बार गलत क्रिया कर रहा होता है, सीख तो रहा होता है पर वह क्या है कि टेक्निक गलत सीख रहा होता है। तब हम उसको क्या करते हैं, उसकी बिना इच्छा के उसकी थोड़ी सहायता कर देते हैं और वह क्या करता है, अच्छे से सीख जाता है। इसे कहते हैं सहायक अनुकूलन सीखना। उम्मीद है
आपको उदाहरण समझ में आया होगा। परोक्ष सीखना, ठीक है, इसमें नए संबंधों को निर्मित करना शामिल है और नए संबंधों को रिक्तता के बीच ज्ञात किया जाता है। रिक्तता होती है दोस्तों, जैसे हमने पहला कार्य किया, ठीक है, उसके बीच में हमने जो गैप रखा, ठीक है, उस गैप में हमने क्या सीखा, या पिछले कार्य से जो सीखा उस गैप में भरा जाता है, और उस गैप में भरकर जो हम सीखते हैं उसे रिक्तता कहा जाता है। रिक्त स्थान जानते हो ना दोस्तों, स्पेस, वही है ये। परोक्ष सीखना, इसमें नए संबंधों को निर्मित करना शामिल है और नए संबंधों को रिक्तता के बीच ज्ञात करना। पूर्व अनुभवों के कारण घटनाओं की महत्ता और अर्थ बढ़ जाते हैं, नए संबंध स्थापित होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमने पहला कार्य ये किया और दूसरा कार्य ये किया, ठीक है, पहले कार्य हमने जो किया है इसमें जो हमें अनुभव मिले, ठीक है, उसी अनुभवों को हम और सोच समझ कर दूसरे कार्य पर अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी जो सीखने की वो क्रिया है ना वो तेज हो जाती है और हमें एक अच्छा अधिगम प्राप्त होता है। इसका कहने का अर्थ यही है, ठीक है। पूर्व अनुभवों के कारण घटनाओं की महत्ता और अर्थ बढ़ जाते हैं, नए संबंध स्थापित होते हैं और इन बदलावों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्मरण किया जाता है। दोस्तों, जब आप किसी कार्य को करते हो आपको उस कार्य से अनुभव मिलता है, वो अनुभव आप दूसरे कार्य पर अप्लाई करते हो। इस प्रकार क्या है कि आपका नए और पुराने कार्य के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है, और यही संबंध है ना जो नई खोज करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। अगला है सूझबूझ द्वारा सीखना। सूझबूझ, दोस्तों इस शब्द से आप क्या समझ रहे हो? आप जो समझ रहे हो वो बिल्कुल सही समझ रहे हो। सूझबूझ, अपनी सूझ और बूझ से सीखना, ठीक है दोस्तों। एक विशिष्ट सूझबूझ वाली स्थिति में समस्या को समक्ष रखा जाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाता है और यहाँ पर बच्चों को बिठा दिया जाता है। अब बच्चों को एक पजल दे दी जाती है, पजल, ठीक है। अब बच्चों को कहा जाता है कि आप अपने तरीके से इस पजल को सोल्व कीजिए। पजल आप जानते हो ना दोस्तों, उम्मीद है जानते होंगे। पजल का अर्थ ये होता है कि कोई ऐसा, मान लीजिए प्लास्टिक की ऐसी डिब्बियाँ दे दी, ठीक है, और इनसे एक विशिष्ट आकृति बनाने को कह दिया, ठीक है, इसे पजल कहते हैं। और इस प्रकार क्या है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है क्रिया करने के लिए, कि आप किसी भी प्रकार अपनी मस्तिष्क का यूज करते हुए इस पजल को सोल्व करिए, ठीक है। एक विशिष्ट सूझबूझ वाली स्थिति में समस्या को समक्ष रखा जाता है। एक समय के दौरान स्थिति में कई प्रगति नहीं होती, कुछ समय बाद अचानक समाधान आ जाता है। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों कुछ देर तक बच्चे मतलब प्रयास करते रहते हैं पर वो पजल नहीं सोल्व हो पाती। जब बच्चे बार बार अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने के बाद वह पजल, एक ऐसा समय आता है जिसमें वह पजल पूरी तरह सोल्व हो जाती है। जैसे दोस्तों वो एक डिब्बा सा आता है ना, उसका मैं नाम अभी भूल पा रहा हूँ, उस पर क्या होता है कि अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है, और उन कलरों को घुमा फिरा कर एक जैसा करना होता है। उसी प्रकार की पजल होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, वरना इस शिक्षा मनोविज्ञान जितना पेचीदा विषय है ना उतना कोई नहीं है। साधारण गैर संयोजनशील सीखना, मतलब साधारण गैर, बिना किसी उपबंध के सीखना, ठीक है। अभ्यस्तता सीखना, अभ्यस्तता मतलब होता है कि बार बार अभ्यास, ठीक है। गैर आ गया, गैर मतलब है कि बिना अभ्यास के, ठीक है। संयोजनशील अधिगम सीखना, यानी अभ्यस्तता गैर संयोजनशील अधिगम का एक उदाहरण है जहां व्यवहारिक प्रतिक्रिया का विकासशील न्यूनता संभवतः उत्तेजकों की दोहराई द्वारा होती है या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उत्तेजक की बार बार दोहराई कराई जाती है। उत्तेजक मतलब आपको अपनी अंतरात्मा से मिलने वाला मोटिवेशन, ठीक है, उसको आपको मोटिवेशन दिया जाता है और वह मोटिवेशन आपके व्यवहार में आता है और आप उसी व्यवहार से क्या है कि प्रतिक्रिया करते हो और उस वस्तु पर बार बार अभ्यास करते हो, ठीक है। और उस बार बार अभ्यास करने से जब आपकी कार्य की पुनरावृत्ति होती है यानी दोहराई होती है, उस कार्य को दोहराते हो, तब आप इस प्रकार
सीखते हो, अधिगम करते हो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दोबारा से देखिए, इसमें क्या है कि अभ्यस्तता, ठीक है, जब आप अभ्यास करते हो, गैर का मतलब है बिना अभ्यास के आ गया यहाँ पर, ठीक है। अधिगम का एक उदाहरण है जहाँ व्यवहारिक प्रतिक्रिया का विकासशील न्यूनता संभवतः उत्तेजकों की दोहराई द्वारा होता है। यानी जब आपको आंतरिक रूप से मोटिवेशन दिया जाता है तब वह मोटिवेशन आपके व्यवहार में आता है। उसी व्यवहार के साथ आप प्रतिक्रिया करते हो जिसके विपरीत क्रिया होती है। उस क्रिया के माध्यम से आप किसी वस्तु पर बार बार अभ्यास करते हो। उस अभ्यास से आपके कार्य की पुनरावृत्ति होती है या दोहराई होती है जिससे आप सीखते हो। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों ये उतना भी सरल नहीं है मनोविज्ञान सीखना, थोड़ा कठिन है, माथापच्ची इसमें करनी पड़ेगी, पर समझ में आ जाएगा। पर दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान समझ में आ गया ना तो आपको पहले पेपर में जो 40% का आंकड़ा है ना उसमें आपको ये 20% तक मदद कर सकते हैं पेपर पास या जो पास लाइन है उसको क्रॉस करने के लिए। समझ रहे हो ना। अगर शिक्षा मनोविज्ञान समझ में आ गया ना तो शारीरिक शिक्षा आपको समझ में आ ही जाएगा। बस शिक्षा मनोविज्ञान पर आप अपनी पकड़ बना लीजिए, आप अपनी ट्रिक यूज कर लीजिए, ठीक है, किसी भी प्रकार। यहाँ पर आपको क्या है कि पूरा स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। पिछले मैंने जो बताया था ना उसी प्रकार जैसे बच्चों को छोड़ दिया जाता है उसी प्रकार आप सारे इस शिक्षा मनोविज्ञान में स्वतंत्र हो। आपको किसी भी प्रकार सीखना है, अगर आपको कंपटीशन को तोड़ना है तो, अन्यथा आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर ये पढ़ते रहोगे। आप पीछे के पेपर उठा के देख लेना इनमें से क्या आया है क्या। हिस्ट्री प्लस से कल्चर दोनों को मिला देना दोस्तों, 5 क्वेश्चन ही नहीं है ये। देख लो आप कितना पढ़े। इससे अच्छा है कि जो परीक्षा उपयोगी है वही पढ़ें दोस्तों। इसकी मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, आपको जब एक पीटीए या कोच एक ट्रेनर बनोगे ना तब आपको बच्चों को सिखाना है। क्या सिखाना है आपको, कोई गेम के बारे में सिखाना है, शारीरिक शिक्षा बच्चों को सिखानी है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देनी है। ये सारी क्या है कि वीडियो के माध्यम से होती है या ट्रेनिंग के माध्यम से होती है। जब आप उनको मानसिक ज्ञान दोगे ना तो वो शिक्षण वीडियो के माध्यम से दोगे। जब आप उनको फिजिकल ट्रेनिंग दोगे तो वो प्रैक्टिकल के रूप में दोगे। तो दोस्तों एग्जामिनर यही उम्मीद करता है कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान आना चाहिए। आपसे ग्राउंड में जब आप जाओगे एक पीटीए बनकर या किसी टूर्नामेंट को सफल बनाने में जब आपकी ड्यूटी लगेगी तब वहाँ पर आपको कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा लोक देवता कहाँ पर उसकी समाधि थी, उसके पिताजी का नाम क्या था, उसका जन्म कब हुआ था, ये कोई नहीं पूछेगा। शिक्षण विधियाँ यानी शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान आपको आना ही चाहिए। चलिए आगे अपने विषय पर चलते हैं। सृजनशील सीखना, सॉरी ये वाला रह गया। इसमें देखिए स्वेंदीकरण। स्वेंदीकरण में प्रतिक्रिया के विकासशील विस्तारण में उत्तेजकों की दोहराई को प्रयोग करना है। दोस्तों इसका अर्थ कहने का यह है कि जब आप बच्चे को सिखाते हो, ठीक है, तो बार बार जब आप बच्चे को सिखाते हो ना और बच्चा क्या करता है, क्रिया करता है और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं, तब आप बच्चे को उस प्रतिक्रिया को देखकर, दोस्तों दोबारा समझिए आराम से। ये मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, जब आप इसको क्या करते हो, फुटबॉल सिखाते हो, ठीक है, जब बच्चा फुटबॉल सीख रहा होता है तब बार बार बच्चे क्या करता है कि फुटबॉल को, मान लीजिए ये एक बॉल है, दीवार है, इसकी तरफ हिट करता है, ठीक है, हिट करता है और बॉल क्या वापस बच्चे के पास आ जाती है, ये प्रतिक्रिया होती है। अब क्या करते हो कि बच्चे को आप और मोटिवेट करते हो और इस मोटिवेशन को बार बार दोहराते हो और बच्चा क्या करता है कि उस मोटिवेशन को व्यवहार में लाकर और इस कार्य को दोहराता है। मतलब फुटबॉल को बार बार और दीवार पर मारता है, इस कार्य को दोहराता रहता है। इस प्रकार बच्चा सीखता है।
संवेदीकरण से बच्चा सीखता है, उसके अंदर संवेदना आती है, इससे बच्चा सीखता है। आगे संवेदनशील सीखना। संवेदनशील सीखना ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक तत्व को एक पृथक पूर्व होने वाले तत्व के संबंध के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दोस्तों, यह 2 उदाहरणों से आप समझ सकते हो। पहला उदाहरण क्या है कि आप जब मान लीजिए बच्चे को इस बारे में बता रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप इस बच्चे को फुटबॉल के बारे में बता रहे हो और ये क्या है, 2 नंबर में हॉकी है, ठीक है। लगभग देखिए दोस्तों, जो दोनों की गेम फील्ड है वो समान होती है, ठीक है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जब आप बच्चों को फुटबॉल के बारे में बताते हो तो आप हॉकी के बारे में भी बताकर, ठीक है, बच्चों को सिखा सकते हो। यानी इसके जैसा कोई दूसरा पृथक बिंदु, ठीक है, या पृथक विषय या पृथक कोई उदाहरण वो देकर भी आप बच्चे को समझा सकते हो, ठीक है, और इन दोनों का संबंध बना सकते हो। जैसा कि दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं, क्या है कि बच्चों को आप क्या कर रहे हो कि टीवी पर एक गेम दिखा रहे हो फुटबॉल का, ठीक है। तो जिस प्रकार जैसे मेसी रोनाल्डो खेलता है उसी प्रकार आप बच्चे को भी खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हो, ठीक है। इसमें यही है कि दूसरी चीज़ दिखाकर बच्चे को आप किस प्रकार सिखा सकते हो। चलिए आगे देखिए, अवलोकन सीखना। अवलोकन सीखना अधिगम प्रक्रिया की मुख्य विशेषता व्यक्ति द्वारा नकल या अनुसरण करना है, यानी अवलोकन करना है। अवलोकन किए गए व्यवहार की व्यक्तिगत दोहराई, जैसे नृत्य। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, अवलोकन मतलब बच्चा क्या करता है कि नकल करके सीखता है। अगर मान लीजिए जैसे आपने टीवी में किसी को प्लेयर को खेलता हुआ दिखा दिया और उसी अनुरूप बच्चे को खेलने के लिए प्रेरित कर दिया और बच्चा उसकी क्या करने लगा, नकल करने लगा, ठीक है। नकल कर कर बच्चा क्या है कि उस चीज़ को अपने व्यवहार में ले आया, ठीक है, और उसी प्रकार क्रिया करने लगा, ठीक है, और उसे बार बार दोहराने लगा। तो इसे बार बार दोहराकर इस प्रक्रिया से सीखा जाता है, उसे अवलोकन सीखना कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक स्टेज है, यहाँ पर एक नृत्यांगना है, वो अपनी प्रस्तुति दे रही है और यहाँ पर क्या है, बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, ठीक है। अब इस नृत्यांगना को देखकर बच्चे भी हूबहू इसके जैसे नाचने लगते हैं, ठीक है, और इसी भांति जैसे ये चलती है या जैसा व्यवहार करती है या जैसी बोलती है, सेम टू सेम अपने व्यक्तिगत जीवन में उतार लेते हैं और इस चीज़ की बार बार दोहराई करते हैं। इस प्रकार के अधिगम यानी इस प्रकार के सीखना को अवलोकन सीखना कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सीखने के नियम। दोस्तों, बच्चा किस प्रकार सीखता है, इस प्रकार के 3 नियम है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। सीखने के नियम आरंभिक 1900 ईस्वी के दशक में E.L. थॉर्नडाइक। दोस्तों, इस विद्वान को आप अपने माथे में बिठा लीजिए। जब तक शिक्षा मनोविज्ञान जिंदा है ना, तब तक थॉर्नडाइक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थॉर्नडाइक द्वारा कई सीखने के नियम विकसित किए गए हैं जिन्हें साधारणतः सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। थॉर्नडाइक ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं, जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उन नियमों की हमें पालना करनी होती है, ठीक है। दोस्तों, जब बच्चा ग्राउंड में जाता है तब हमें उसको किस प्रकार सिखाना है, या शारीरिक शिक्षा की जब हम क्लास लेते हैं तो बच्चे को किस प्रकार क्लास में रुचि बनाए रखना है और किस प्रकार से अच्छा व्यक्ति को अधिगम करवाना है, बच्चे को अधिगम करवाना है, ठीक है। उसके नियम है ये। पहले दोस्तों, तैयारी या तत्परता का नियम, ठीक है दोस्तों। इसमें मोटा मोटा क्या होता है
कि बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे को सीखने के लिए तैयार किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। और बच्चा इसमें क्या करता है कि सीखने के लिए तत्पर हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने मेसी की फिल्म दिखा दी, सॉरी मेसी की फिल्म क्या, मेसी का मैच दिखा दिया कि मेसी ने किस प्रकार गोल पोस्ट में बॉल को हिट कर दिया। अब बच्चा क्या है कि आंतरिक रूप से पूरा मोटिवेट हो चुका है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से क्रिया करने के लिए तत्पर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वह इस प्रकार उत्तेजित होता है तब हम बच्चे को सिखाते हैं और उसी भांति एक नॉर्मल बच्चे को सिखाते हैं। तो दोनों में आप फर्क देखिए कि कौन पहले सीखता है, कौन सबसे ज़्यादा सीख पाता है। दोस्तों, जो बच्चा तत्पर है ना, वो सबसे पहले सीखेगा और उससे दूसरे बच्चे के मुकाबले ज़्यादा सीखेगा और ज़्यादा जल्दी सीखेगा। दोस्तों, यही तैयारी या तत्परता का नियम कहता है कि बच्चे को आप जब ग्राउंड में लाते हो तो पहले तैयारी या बच्चे को तैयार करके लाओ शारीरिक या मानसिक रूप में। उसी प्रकार जैसे कि जब हम कोई बच्चे को मैच खिलाते हैं तब हम बच्चे को क्या करते हैं, वार्म अप करवाते हैं। उसी प्रकार बच्चे को ग्राउंड में रुचि बनाने के लिए आप सबसे पहले उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करके लाओ। ऐसा नहीं है कि बच्चा विकलांग है और क्या है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उत्तेजित है और आप उसे कहो कि बच्चा लो फुटबॉल खेलो, वो एक टांग से क्या खेल पाएगा। ऐसा भी नहीं करना है आपको, शब्दों पर ध्यान देना है, इसमें शारीरिक और मानसिक आया है। ठीक है, यह नियम बताता है कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने पर अधिगम होता है। जब यानी बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर ग्राउंड आता है तब उसे एक अच्छा अधिगम होता है। ठीक है, व्यक्ति तभी बेहतर सीखता है यदि वह सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है, और यदि उसके पास सीखने का कोई कारण नहीं है तो वह अधिक नहीं सीख पाएगा, मतलब कुछ देर सीखेगा फिर भाग जाएगा और दूसरे दिन आएगा भी नहीं। यह नियम यह बताता है कि बिना तैयारी के बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। दोस्तों, आप जब एक पीटीआई बनकर स्कूल में जाओगे तब आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि बच्चे को आप बिना मोटिवेट किए, ठीक है, बिना तैयार किए आप कुछ नहीं सिखाना है। अगर आपने पहले दिन ही बच्चे को बिना मोटिवेट किए ग्राउंड में ले गया ना और आपने उस पर अपनी जो प्रथम छाप है वो पॉजिटिव या सकारात्मक नहीं छोड़ी तो बच्चा ग्राउंड आएगा नहीं कभी। यह नियम बताता है कि बिना तैयारी के बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। इस तैयारी के दृष्टिकोण को माइंड सेट भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये उसी प्रकार है। देखिए, जब कोई पाखंडी बाबा आता है, ठीक है, कोई पाखंडी आता है, मान लीजिए गांव में कोई पाखंडी आया, ठीक है, तो ये क्या करता है कि स्टेज से लोगों का क्या करता है कि माइंड वॉश कर लेता है। जैसे जिहादी कट्टरपंथी ये करते हैं ना, ठीक है, ये क्या करते हैं कि व्यक्ति का माइंड वॉश कर देते हैं और उसका माइंड एक सेट कर देते हैं कि आपको यही करना है तभी आपको जन्नत मिलेगी या तभी आपको स्वर्ग मिलेगा या बेहतर हूर मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार क्या है कि उसका माइंड सेट किया जाता है। उसी भांति हमको क्या करना है कि सकारात्मक रूप से बच्चे का खेल के प्रति एक माइंड सेट करना है कि गेम मतलब जीवन। ठीक है, इसी से तुम्हें आजीविका मिलेगी यानी नौकरी मिलेगी, इसी से तुम्हें आर्थिक यानी अर्थ मिलेगा यानी धन मिलेगा। ठीक है, उसका माइंड सेट करना है, पॉजिटिव करना है। दोस्तों, पॉजिटिव का अर्थ होता है कि सिर्फ खेल के प्रति, ये नहीं है कि जो आपको टेक्निक खेल में सिखाई जाती है आप वो समाज में जाकर अप्लाई करो और बूढ़े बुजुर्गों को मारने लगो। जैसे आपने एक खिलाड़ी को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के दौरान आपने उसे अच्छी मुक्केबाजी सिखाई और बच्चा क्या है कि अच्छे से तैयार हो गया। तैयार होने के बाद दोस्तों आपने उसका माइंड सेट कर दिया कि आप जब सामने वाले को मारोगे तभी आप जीतोगे। और बच्चा क्या करता है कि अपने गांव या घर में जाकर कि मुझे तो सर ने बोला है कि सामने वाले को मारोगे तभी जीतोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, उसको सकारात्मक रूप देना है। मतलब ये चीज़ सिर्फ गेम में होनी चाहिए, सकारात्मक इसे कहते हैं। ठीक है ना। शारीरिक शिक्षक, आगे देखिए, शारीरिक शिक्षक को बालकों में रुचि पैदा करनी चाहिए ताकि वे क्रियाकलापों यानी गतिविधियों को अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकें, मतलब अच्छे से सीख सकें।
ग्रामान्य का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित होता है। ये दोस्तों मैंने आपको शुरुआत ही कह दिया था, शुरुआत में ही बता दिया था। जैसे हम बच्चों एक मतलब प्रोफेशनल प्लेयर होता है, उसको गेम खेलने से पहले जैसे हम उसको वार्म अप करवाते हैं ना, उसी प्रकार ये नए बच्चे पर अप्लाई होता है। मतलब उसको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इन नियमों से पिछली परीक्षा के अंदर प्रश्न आए हुए हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आप एक अच्छी तैयारी या स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो आपको विगत परीक्षा पत्र है वो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, उनका प्रिंट निकलवा लीजिए और उन प्रश्नों का अध्ययन करते रहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, जो एक परीक्षक होता है वो किस प्रकार हमसे प्रश्न पूछ सकता है। आगे देखिए दोस्तों, अभ्यास का नियम। दोस्तों इसकी मैं आपको मोटे मोटे रूप में व्याख्या कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों जब बच्चा क्या करता है कि ग्राउंड में जाकर बार बार अभ्यास करता है, ठीक है, बार बार अभ्यास करता है ग्राउंड में जाकर, ठीक है, तब बच्चे को कभी सफलता हाथ मिलती है, ठीक है, कभी असफलता हाथ मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करता है कि बच्चा उपयोग और अनुपयोग करता है। ठीक है, उपयोग किस प्रकार करता है वो आप देख लीजिए एक बार, और अनुपयोग किस प्रकार करता है वो भी देख लीजिए। इस नियम का उपनाम दोस्तों एक उपयोग और अनुपयोग भी है। यह नियम उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित है। इसके अनुसार बार बार दोहराने से प्रक्रिया स्वतः होती रहती है। ये कहता है कि जब हम अभ्यास करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो वह क्रिया है हमारी मांसपेशियां स्वतः ही करने लगती है, हमारा मस्तिष्क वो स्वतः ही क्रिया करने लगता है और हम उसमें क्या है कि महारत हासिल कर लेते हैं और वह हमारी क्या है कि एक कला बन जाती है और उस क्षेत्र के हम बादशाह हो जाते हैं। ठीक है, इस नियम का अर्थ है कि अधिगम अभ्यास से ही अच्छा होता है। अधिगम कब अच्छा होगा दोस्तों, जब आप बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराओगे। अगला है उपयोग के नियम का अर्थ है कि अधिगम अभ्यास से सुदृढ़ होता है। मतलब है जब बच्चा बार बार अभ्यास करेगा तो उसका अधिगम है ना वो और निखरेगा। आगे देखिए, अभ्यास करने से कोई भी कार्य अधिक सरल और अधिक निश्चय और तीव्र हो जाता है। जब दोस्तों आप बार बार अभ्यास करोगे ना तो उस कार्य को कम समय में कर पाओगे आप और एक अधिक सफलता के साथ कर पाओगे और अन्य बच्चों की तुलना में जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अनुपयोग के नियम का अभिप्राय है कि जब किसी कार्य को दोहराया नहीं जाता है तब वह भूल जाता है। दोस्तों इस नियम का एक उपनाम भी इंग्लिश में याद रखिए, वो है ट्राई एंड एरर। ठीक है, बच्चे इसका कहते हैं भूल और सुधार, इसको हिंदी में कहते हैं भूल और सुधार। ठीक है दोस्तों, अगर बच्चा क्या है कि लंबे समय तक अभ्यास नहीं करेगा तो वह क्या करेगा, भूल जाएगा। ठीक है, और उसको क्या करना है कि बच्चे को आपको बार बार अभ्यास करवाना है, तभी बच्चा अच्छे से अधिगम कर पाएगा। ठीक है, शारीरिक शिक्षक को प्रशिक्षकों यानी मतलब विद्यार्थियों को क्रिया की दोहराई और अभ्यास का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब क्रिया को दोहराने और बच्चों का अभ्यास करने के लिए बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे नई नई टेक्निक अपने आप निजात करते हैं। अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो जाता है। दोस्तों जो उद्दीपक होता है ना वो आपका आंतरिक मोटिवेशन है। क्या है, आंतरिक रूप से मोटिवेशन है। मतलब आप उस कार्य को करने में हिचकिचाते नहीं हो, ठीक है, घबराते नहीं हो। ठीक है, और जब आप अभ्यास करते हो तो आपका अभ्यास और अच्छा हो जाता है। उद्दीपक का अर्थ ये होता है कि आपके आंतरिक रूप से जो मोटिवेशन होता है ना, अगर आपका उद्दीपक अच्छा है ना तब आप घबराओगे नहीं।
ठीक है, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, आप अपने अभ्यास को अच्छे से कर पाओगे। अभ्यास को करने के लिए आपके अंदर उद्दीपन और उद्दीपक दोनों शब्द एक है दोस्तों। उद्दीपन या उद्दीपक होना बहुत ज़रूरी है। आंतरिक रूप से आप प्रेरित या मोटिवेशन होना बहुत आवश्यक है। आगे देखिए, अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों। प्रभाव का नियम दोस्तों ये आपके ऊपर लागू होता है, मतलब एक शिक्षक के ऊपर लागू होता है। ठीक है, किस प्रकार लागू होता है देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार दोस्तों, ये जो हमने सीखने के पीछे 2 नियम पढ़े और ये तीसरा है। ठीक है, तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने ही सीखने के नियम बताए हैं। दोस्तों थॉर्नडाइक को आप याद रखिएगा। प्रभाव का नियम, परिणाम या संतोष का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार खींच की बजाय संतोष सीखने में वृद्धि करता है। खींच कहते हैं दोस्तों आपकी आंतरिक बेचैनी को, ठीक है, आपकी झुंझाट को, ठीक है, उसे खींच कहते हैं। अगर आपके अंदर खींच है ना, तो आपकी जो सीखने में जो रुचि है ना, वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। उसकी बजाय अगर आपके अंदर संतोष है, ठीक है, तब आपकी जो अधिगम है, ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। इस नियम को संतुष्टि या संतोष के नियम के नाम से भी जाना जाता है। संतुष्टि या संतोष का नियम। इस नियम के अनुसार जो क्रियाकलाप खुशी, ठीक है, या संतोष की भावना के साथ किए जाए तो उसे अधिक जल्दी और अधिक आसानी से सीखा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर आप में खीज है, खीज मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी आंतरिक मानसिक दबाव या बाहरी दबाव, आपके अंदर की जो घबराहट है वो भी है, उसमें खीज में आती है दोस्तों। जितने भी आपको मतलब आपकी रुचि को रोकने में रुकावट पैदा करते हैं ना, उसे ही खींच कहते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं। इस नियम के अनुसार जो क्रियाकलाप खुशी या संतोष की भावना के साथ किए जाते हैं उसे अधिक जल्दी और अधिक आसानी से सीखा जाता है। पुरस्कार और दंड भी इसी नियम पर आधारित हैं और सीखने के सभी घटक इसी नियम के अधीन हैं। दोस्तों आप इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हो कि मान लीजिए 2 बच्चा है, ठीक है, और इनको क्या है कि एक गतिविधि दी जाती है करने के लिए। मान लीजिए इनको 100 मीटर रनिंग दी जाती है, ठीक है, तो ये बच्चे क्या है कि 100 मीटर दौड़ते हैं और इनमें से 1 नंबर बच्चा और 2 नंबर बच्चा, यानी 1 नंबर बच्चा जीत जाता है। वहीं अगर इस बच्चे को प्रोत्साहन यानी इनाम दिया जाए तो ये अगली बार और बेहतर कार्य करेगा। अगर इस बच्चे को इनाम न देकर अगर क्या दिया जाए, दंड दिया जाए, तो अगली बार यह नहीं दौड़ेगा। समझे? पर दंड हो गया इस बच्चे का खीज, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, प्राथमिकता का नियम। ये दोस्तों आपकी जो जब आप पीटी बनोगे ना, आपकी पर्सनैलिटी पर लागू होता है ये नियम। ठीक है, देखिए इस नियम के अंतर्गत कहा यह गया है कि पहली बार तैयारी की गई स्थिति साधारणतः स्थिर और अड़िग छाप छोड़ देती है। कहने का अर्थ ये है कि जब आप पहली बार ग्राउंड में जाते हो, ठीक है, ये आप हो गए और ये बच्चे हो गए आपके सामने, ठीक है, जब आप बच्चे को अगर क्या है कि अच्छे से सिखाते हो, एक टेक्निक से सिखाते हो, और बच्चे आपके सिखाने की जो गतिविधि है या क्रिया है उससे प्रभावित हो जाते हैं और उनमें एक सकारात्मक संचार होता है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर आप पहली बार ही जाते हो और बच्चों के सामने क्या करते हो कि कुछ ऐसा कार्य कर देते हो जिससे आप हंसी के पात्र बन जाते हो, तो दोस्तों उससे क्या है कि आपकी जो बच्चों के अंदर नकारात्मक छवि बनती है। ठीक है, जब आप पहली बार बच्चों को सिखाते हो ना, तब वह पहली बार का सीखना आपकी जो बच्चों के अंदर है वो अड़िग छाप छोड़ देता है। वो मतलब जीवन में बच्चों के दिमाग से कभी नहीं निकलती।
इसलिए आप जब भी पहली बार ग्राउंड में जाओ पूरी तैयारी के साथ जाओ, तभी आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी उभर कर आएगी। नहीं तो आप एक हंसी का पात्र बनकर रह जाओगे। आप पहली बार ग्राउंड में जाते हो और बॉल को किक करते हो, बॉल कहीं चली जाती है, गोल पोस्ट कहीं हो जाता है और आप गिर जाते हो। दोस्तों, इस प्रकार आपकी जो छाप है वो बच्चों के दिमाग में क्या छवि छोड़ेगी कि सर को तो आता नहीं, चले हमें सिखाने। समझ रहे हो? ये नियम आप पर लागू होता है। अगला है, शारीरिक शिक्षा द्वारा पहली बार जो भी सिखाया जाता है वह उचित होना चाहिए। मतलब यही है कि जो आपने सिखा दिया ना वो पूरा का पूरा 100% सटीक और अच्छा ठीक होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें 50% आपने अच्छा सिखा दिया, 50% बुरा सिखा दिया, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, प्रशिक्षुओं यानी विद्यार्थियों के लिए पहला अधिगम अनुभव और सकारात्मक और क्रियाकलाप रूप से प्रशिक्षण से संबंधित होना चाहिए। ये मैंने आपको बात समझा दी है, ठीक है। आगे है तीव्रता का नियम। इसमें देखिए, तीव्रता का नियम बताता है कि यदि उत्तेजना अनुभव, ठीक है, यहाँ पर उत्तेजना को बताया गया आपके अनुभव, ठीक है, वास्तविक अधिक सक्रिय है, मतलब आपकी अंदर की उत्तेजना है, और उस उत्तेजना मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपके अंदर जो क्या है कि वो उत्तेजना है, ठीक है, और उस उत्तेजना के आपके पास अनुभव है, आपके पास आपने पहले कभी कार्य किया है और आपको अगला कार्य करने के लिए उत्तेजना है, ठीक है, वो भी वास्तविक, ठीक है, तब आप और अधिक तरीके से अधिगम प्राप्त करेंगे और सक्रिय तरीके से भी करेंगे। इसको दूसरा समझिए, आप दोबारा समझिए। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि आपको मतलब क्या है कि फुटबॉल खेलना आता है, ठीक है, आपको फुटबॉल खेलना आता है, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि चलिए फुटबॉल खेलना है और सामने वाली टीम के साथ शर्त लगी है कि अगर हमने पहला गोल दाग दिया तो हमें क्या मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे। अब आप क्या है कि अंदर से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो और आपके पास खेल का अनुभव है, तो दोस्तों इस प्रकार आप और अच्छा अपना जो गेम है वो दिखाने का प्रयास करोगे। इसी भांति जब एक बच्चे को पहले से थोड़ा क्या है कि ज्ञान होता है किसी गतिविधि का और उसके अंदर जो उत्तेजना है वो अधिक होती है, तब बच्चा और अधिक सक्रिय तरीके से सीखता है, ध्यान से सुनता है, आपको आपकी टेक्निक को ध्यान से देखता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक जीवंत, ठीक है, जीव व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, रामलीला देखते हैं, रामायण देखते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं कि जो जीवित लोग होते हैं, ठीक है, मनुष्य क्या करते हैं, नाटक करते हैं, न कि कोई स्क्रीन वगैरह लगी होती है, ठीक है, उन्हीं का नाम यहाँ पर आया, एक जीवंत नाटकीय या रोमांच अधिगम अनुभव एक नियमित और नीरस अनुभव से अधिक होता है। कहने का अर्थ ये होता है कि एक मान लीजिए अधिगम क्या है कि हम क्या करते हैं, बच्चे को किताब से सिखाते हैं, ठीक है, एक बच्चे को क्या करते हैं, किताब से पढ़कर सिखाते हैं। वहीं एक उदाहरण ये हो गया और दूसरा उदाहरण यहाँ लेते हैं, वहीं बच्चे को हम ग्राउंड में ले जाकर बच्चे को सिखाते हैं कि किक बॉल कैसे किया जाता है। एक वो क्या करते हैं, हम किताब में पढ़ाते हैं कि पैर को स्लिप मोड में लाया जाता है, ठीक है, मतलब पैर को नीचे की तरफ करके लाया जाता है, जो हमारा पंजा होता है उसको नीचे की तरफ लाया जाता है और बॉल के एक पास रख कर दूसरे पैर से बॉल को हिट किया जाता है। तब बताओ दोस्तों, दोनों में से अच्छा अधिगम किस फील्ड में होगा? अगर बच्चा क्या किताब से पढ़कर अच्छा अधिगम प्राप्त कर पाएगा या एक गेम खेलकर अच्छा अधिगम प्राप्त कर पाएगा? दोस्तों, उम्मीद है कि आपने यही सुना होगा। और किताब से अच्छा अधिगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो चीज़ें रियलिटी में प्रैक्टिकल होने वाली हैं उनको हम अगर प्रैक्टिकल से ही सिखाएं तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा, ठीक है। उसी भांति इसका एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। किताब को अगर हम क्या करें,
यहाँ पर एक टीवी स्क्रीन बना दें। ठीक है, इसे देखकर बच्चा क्या सीखेगा दोस्तों, और एक ग्राउंड में सीखेगा। दोस्तों अगर स्क्रीन के सामने बच्चा देखकर सीखेगा और एक ग्राउंड में बच्चा कोच के द्वारा सीखेगा, तो आप मुझे बताइए कि दोनों में से अच्छा अधिगम किस फील्ड में होगा, किन से होगा। उम्मीद है आपने ग्राउंड ही चुना होगा। दोस्तों बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। अगला है पूर्ववर्ता का नियम। पूर्ववर्ता का नियम क्या होता है दोस्तों, आपने जो पूर्व में चीज़ सीखी है उनके अनुभव लेकर नई चीज़ें हैं उस पर अप्लाई की जाती हैं और आप अपना अधिगम इस प्रकार अच्छा बनाते हो। ठीक है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कुछ समय पहले की नई सीखी गई चीज़ें अधिक याद रहती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने मतलब हाल ही में जो चीज़ें सीखी है ना वो हमें अधिक याद रहती हैं। तुलना किसकी में, हमने बहुत समय पहले जो सीखी थी उसकी तुलना में। ठीक है, जबकि काफ़ी देर पहले की गई चीज़ों को याद रखना कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, दोहराई, गरमाना और इसी प्रकार की क्रियाएं सभी इसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बार बार चीज़ों को यानी अपनी क्रिया को दोहराते हैं तो हमें वह जल्दी याद रहती है। अगर हम उस क्रिया को लंबे समय तक छोड़ देते हैं उसके बाद दोहराते हैं तो हमें उस अपने लेवल पर आने में थोड़ा समय लगता है। उसी प्रकार दोहराना गरमाना है दोस्तों। ठीक है, दोहराना गरमाना और इसी प्रकार की क्रियाएं सभी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं कि व्यायाम जितना थोड़े समय पूर्व होगा प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। मतलब ये है कि मान लीजिए 5 मिनट बाद आपका गेम शुरू हो रहा है और आप 2 दिन पहले ही वार्म अप हो लिए। दोस्तों इस गेम पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, खुद सोच कर देखिए। ठीक है, इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर 5 मिनट बाद अगर मैच शुरू होने जा रहा है तो आप 5 मिनट पहले ही वार्म अप होइए। ठीक है, तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। ये नहीं है कि मैंने तो बोल दिया कि मैं कल वार्म अप हुआ था, आज मैच है तो मैं तो वार्म अप हो चुका हूँ। इस प्रकार दोस्तों आप खुद को ही चोटों से लेस करोगे। कौशल का अभ्यास, आगे देखिए, कौशल का अभ्यास या नए विचारों को कुछ ही समय पहले उपयोग अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। ये वही लाइन आ गई दोस्तों दोहरा कर। अगले हैं सीखने के सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दोस्तों हमने पीछे पढ़ा, ये उसी भांति है। इसमें इसके अन्य नाम और इसकी जो परिभाषा है वो थॉर्नडाइक ने देने की कोशिश की है। इसको हम SR थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, SR थ्योरी, SRT इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या दे रखा है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। ठीक है दोस्तों, अगर हम बार बार प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध होने को सीखना कहा जाता है। समझिए दोस्तों, जब आपके अंदर क्या है, उत्तेजना होगी और आप उस उत्तेजना को व्यवहार में लाकर प्रतिक्रिया करोगे, जो इनके बीच का जो ये संबंध है ये आपके अधिगम को क्या बनाएगा, बेहतर बनाएगा। ठीक है, आपका अधिगम बढ़ेगा। इसके अन्य नाम है दोस्तों संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, आपके सामने कोई उद्दीपक रखा जाता है, जैसे भोजन रख दिया और आपको क्या लगी है, भूख लगी है। ठीक है, तब आपको ये उद्दीपन है। ठीक है, ये आपको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, आप इसकी तरफ जाने की क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे या क्रिया करोगे। ठीक है, इसका एक नाम है SR थ्योरी। दोस्तों
इस सिद्धांत को याद रखने के लिए आप इनके इंग्लिश टर्म्स याद ज़रूर रखें, वरना इनके हिंदी में बहुत सारे नाम हैं। आपने चार मान लीजिए इस थ्योरी जो ये टॉपिक है ये ट्राई एंड एरर का, ठीक है, ट्राई एंड एरर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके 5 हिंदी में नाम है, आपने 4 पढ़ लिए और ये 5वां है एग्ज़ाम में आ गया, तो फिर क्या करोगे आप? इससे अच्छा क्या है कि आप इसका इंग्लिश टर्म याद रखो, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जब आप क्वेश्चन अटेंड करो तो आप इंग्लिश जो क्वेश्चन है वो भी एक बार पढ़ लें। तो दोस्तों इसके ऐसे ऐसे नाम हैं जिनकी जो हिंदी अनुवाद है ना बहुत कठिन है, ठीक है। इसका एक नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत, ठीक है, ये इसके उपनाम है। दोस्तों आप इनके नाम से अगर इनका अर्थ निकालने की कोशिश करोगे तब भी इनका सार यही आएगा, आवर्ती, बार बार किसी चीज़ की आवर्ती करना, ठीक है, या अभ्यास करना। अधिगम का बंध सिद्धांत, ठीक है, हम इतना अभ्यास कर लेते हैं कि हमारा अधिगम इतना अच्छा हो जाता है कि हमें उसके बाद क्या है कि हम उसको भूल नहीं पाते हैं, वह अधिगम हमारे अंदर बंध जाता है, ठीक है। एसआर थ्योरी, एस का मतलब होता है स्टिमुलस, ठीक है, रिएक्शन थ्योरी, ठीक है, स्टिमुलस, यहाँ पर स्टिमुलस का अर्थ हिंदी में होता है उद्दीपन, ठीक है। आगे देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम हेतु अनेक प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रिया का चयन किया जाता है तथा बाद में उसे उद्दीपन से संबंधित कर लिया जाता है। इसको भी समझ लीजिए। कहने का अर्थ ये है कि आपको यानी बच्चे को ग्राउंड में जाकर बार बार प्रतिक्रियाएं करवानी है, ठीक है। इनमें से अगर कोई बच्चा एक प्रतिक्रिया को अच्छे से कर लेता है तो आपको इस प्रक्रिया का चयन कर लेना है, सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। और इस प्रतिक्रिया को प्रेरित करना है इस क्रिया को करने के लिए, ठीक है। आपको इसे प्रेरित करने के लिए बच्चे को क्या देना है? उद्दीपन देना है, यानी कोई लालच देना है, ठीक है। इससे बच्चा क्या करेगा कि इस क्रिया को बच्चा अपने से संबंध बना लेगा, यानी एक ऐसा संबंध स्थापित कर लेगा कि इस क्रिया को करने में बच्चा बार बार क्या करेगा? अभ्यास करेगा, जिससे ये उससे क्रिया के जड़मत हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस क्रिया को ग्रहण कर लेगा, अच्छे से उसका अधिगम कर लेगा। आगे देखिए, इसके अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है, ठीक है। जब आप किसी वस्तु या किसी कार्य को सीख लेते हो या अधिगम कर लेते हो तो आपका उस कार्य के साथ संबंध स्थापित हो जाता है और उस कार्य के जो गुण हैं वो आपके व्यवहार में देखने को मिलते हैं। जैसे आप क्या करते हो, फुटबॉल आपने सीख लिया है, तब आप क्या करते हो, रात में सो रहे होते हो, ठीक है, और आपको एक सपना आता है और सपने में क्या करते हो कि आप अपनी रज़ाई को किक कर देते हो और रज़ाई आपसे दूर चली जाती है, ठीक है। इस प्रकार क्या है कि आपका एक आंतरिक रूप से फुटबॉल के साथ संबंध बन गया है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखिए, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया तथा उद्दीपक के रूप में एक मछली का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है वो एक भूखी बिल्ली पर था, ठीक है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार भी आ जाता है कि टेरर एंड एरर सिद्धांत के अंदर थॉर्नडाइक ने किस पर अपना ये प्रयोग किया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। यह किस प्रकार किया था दोस्तों, आप इसे यूट्यूब पर अलग से देख सकते हो। इसमें क्या था दोस्तों, बिल्ली को ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये बिल्ली है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों क्या किया जाता था, इस बॉक्स में क्या है कि वो मछली है ना वो यहाँ पर रख दी जाती थी, क्या बन गया मछली, ठीक है।
इस बॉक्स को जब ओपन किया जाता है तो तब बिल्ली को क्या है कि मछली की सुगंध आती थी, और मछली क्या है कि इसके पास से चली आती थी, और बीच में क्या कर देता थॉर्नडाइक एक पजल बना देता था, और उस पजल को पार करके बिल्ली को मछली की तरफ जाना होता था, और बिल्ली क्या है कि अच्छे से उस पजल को पार करके और मछली के पास चली जाती थी सुगंध से। इस प्रकार का तो था दोस्तों उसका उपयोग थॉर्नडाइक का। आप इसको एक बार यूट्यूब पर और देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको अच्छे से 3D डायग्राम के माध्यम से हो सकता है ऐसा कोई वीडियो मिल जाए, उससे आप अच्छा दिगम प्राप्त करोगे। अगला है प्राचीन अनुबंधवाद का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन। ये दोस्तों किसने दिया था यह सिद्धांत? ये दिया था दोस्तों पावलो ने। पावलो ने क्या किया था कि एक कुत्ते पर यानी एक भूखे एंग्री डॉग पर अपना प्रयोग किया था। इसमें देखिए इसे परंपरागत अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। ये दोस्तों इसके उपनाम है, ये भी याद रखिए, या इसका एक नाम रखिए क्लासिकल कंडीशनल। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसके इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ना, उसमें क्लासिकल कंडीशन थ्योरी बाई ऑफ द पावलो ऐसा आपको वहाँ पर मिलेगा। तब आप समझ जाना कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कौन से सिद्धांत की बात हो रही है। इस प्रकार आप याद रखने का प्रयास करें। अगर आप हिंदी में रखोगे तो आप दोस्तों कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान है वो थोड़ा कंफ्यूज करता है सिद्धांतों के रूप में। रूस के शरीर वैज्ञानिक आईपी पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। ये अनुबंधन क्या होता है? यानी किसी जीव क्या करता है, मान लीजिए वो किसी क्रिया के साथ बंध जाता है, उसे ही अनुबंध कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? नहीं आया? अब आ जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। मतलब हम एक ऐसे वातावरण में सीखते हैं जो वातावरण क्या है कि हमारे अनुकूलित है, ठीक है, तभी हम अच्छे से सीख सकते हैं। पावलो ने अपना प्रयोग भूखे कुत्ते पर किया, ठीक है। स्वाभाविक तथा अनानुबंधिक उद्दीपक क्या होता है दोस्तों? भोजन। दोस्तों कंफ्यूज हो गए? चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। दोस्तों जो उद्दीपक है वह है भोजन, ठीक है। स्वाभाविक का अर्थ है कि अपने आप, जैसे आपको क्या होता है कि एक अच्छा सुगंधित भोजन देखकर आपके जीभ से लार टपकने लगती है, ठीक है। उसी प्रकार आपकी लार और उस सुगंध का एक अनुबंध बन जाता है, और वह होता है आपका उद्दीपक, ठीक है। किस रूप में होता है? भोजन के रूप में। नहीं समझे? दोबारा समझ लीजिए क्या है इसमें। ये कहना चाहता है कि आप जो देखिए दोस्तों, हमारी जो प्रवृत्ति है वो क्या है कि जब हम एक अच्छे भोजन को देखते हैं तो हमारे मुख से क्या है कि लार आने लगती है। ये स्वाभाविक है, ठीक है। इस शब्द पर जोड़ दीजिए, ये स्वाभाविक है। अथवा अनानुबंधित है। अनानुबंधित का मैंने पीछे क्या बताया कि अगर हमें भोजन को देखकर लार आती हैं तो यह है कि अनानुबंधित है, ठीक है। ये एक ऐसा बंधन है जो कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। और जो उद्दीपक है वह क्या है? भोजन है, ठीक है। हमें लार किसे देख कर आई? उद्दीपक को ही देख कर आई है। उद्दीपक जो हमें क्या है कि लालच या हमें अपने तरफ अट्रैक्टिव करता है, अपनी तरफ खींचता है, वह उद्दीपक है। अगली लाइन देखिए, भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह से लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है दोस्तों, सबको आती है, स्वाभाविक बात है ये तो। आगे देखिए, पावलो के प्रयोग में घंटी को कहा जाएगा अनुबंधित उद्दीपक। उस घंटी को अनुबंधित उद्दीपक क्यों कहा जाएगा? मैं आपको पहले छोटी सी हेडलाइन दे देता हूँ,
आपको क्या है कि समझ में इस प्रकार मुझे लगता है कि थोड़ा समझना कठिन है। क्या है कि पावलो क्या करता है, एक प्रयोग करता है भूखे कुत्ते के साथ। ठीक है, सबसे पहले पावलो क्या करता है, अपने कुत्ते को 2-4 दिन भूखा रखता है। भूखा रखने के बाद ये हो गया कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को क्या कर देता है, पहले 2 दिन तक, दो दिन दिन क्या है कि कुत्ते को भूखा रखता है। उसके बाद कुत्ते को क्या दे देता है, भोजन दे देता है। ठीक है, और भोजन को देखकर कुत्ते के क्या आती है, लार। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए कुत्ता, उसके बाद कुत्ते को दिया भोजन, भोजन को देखकर कुत्ते के आई लार। ठीक है, स्वाभाविक बात है दोस्तों। उसके बाद क्या किया, ये ट्रेंड क्या किया, पावलो ने चेंज किया। अगला ट्रेंड क्या किया, कुत्ता, कुत्ते के बाद उसने बजाई घंटी। घंटी बजाने के तुरंत बाद क्या दे दिया, कुत्ते को भोजन, और कुत्ते का आई लार। क्या हो गया इसको, हाँ, कुत्ते की आई लार। ठीक है, उसके बाद क्या किया दोस्तों, तीसरा ट्रेंड है, क्या किया पावलो ने, पहले क्या किया कि कुत्ते को, पहले क्या किया, कुत्ते के सामने क्या बजाई, घंटी बजाई। घंटी को देखकर, घंटी को सॉरी सुनकर कुत्ते के आ गई लार। उसके बाद दे दिया भोजन। तो दोस्तों इसकी तुलना करनी है अपने को इस पहले ट्रेंड से, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले क्या है कि भोजन, यहाँ पर भोजन दिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुत्ता जब भोजन देकर लार टपकाता था, अब कुत्ता क्या करने लगा, घंटी की आवाज़ सुनकर लार टपकाने लगा। यानी कुत्ता सीख गया कि जब भी घंटी बजेगी मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, मतलब मुझे भोजन मिलेगा। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी कि जब मनुष्य या कोई जीव या कुत्ता भोजन को देखता है तो क्या करता है, लार टपकाने लगता है। अब कुत्ता क्या करने लगा, घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपकाने लगा। यानी कुत्ता सीख गया कि जब भी ये घंटी की आवाज़ आएगी मुझे भोजन मिलेगा। ठीक है, अब आप उम्मीद है कि इसकी हेडलाइन समझ गए होंगे कि यह क्या साबित करना चाहता है पावलो। चलिए पावलो से पूरी बात कर लेते हैं, पावलो क्या चाहता है हमसे। स्वाभाविक अथवा अनानुबंधित उद्दीपक भोजन है। भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह से लार आना स्वाभाविक है। पावलो के प्रयोग में घंटी को कहा जाएगा अनुबंधित उद्दीपक। उसके बाद है, पावलो के प्रयोग में घंटी बजने के बाद भोजन प्रस्तुत करने पर कुत्ते के मुंह से लार टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया है या अनानुबंधित अनुक्रिया है। पावलो के प्रयोग में केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना अनुबंधित अनुक्रिया है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है। मतलब देखो, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी कि कुत्ता भोजन को देखकर लार टपकाता, यह बात स्वाभाविक थी। अब अस्वाभाविक बात या अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होने लगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होने लगी कि कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनकर लार टपकाने लगा। ठीक है, पावलो का प्रयोग यहाँ पर दे रखा है। प्रयोग से पहले पावलो ने क्या दिया, कुत्ते को क्या दिया, भोजन दिया। भोजन देने के बाद कुत्ते के लार आई। दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया, पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, उसके बाद कुत्ते के लार आई। तीसरे में प्रयोग के अंत में क्या किया पावलो ने, पहले घंटी बजाई, फिर उसके बाद कुत्ते के लार आ गई, उसके बाद कुत्ते को भोजन दिया। समझे हो, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया थी वह बदल गई अस्वाभाविक अनुक्रिया में।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पावलोव के प्रयोग में बार बार केवल घंटी बजाने पर अनंतों तक ये लार टपकना बंद हो जाएगा। मतलब है ये कहना चाहता है कि अगर एक कुत्ते को यानी कुत्ता को अगर बार बार क्या बजाई जाए, घंटी, और कुत्ते को भोजन ना मिले, ठीक है, और ऐसी प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए, मतलब है कुत्ते ऐसा हमें घंटी बजा दी दियो कि यहाँ को नहीं, अब कुत्तों क्या करेगो, विलोप कर देगो। मतलब अब कुत्तों घंटी की आवाज़ सुन गए लार कौन टपकावे, ठीक है नहीं, अब कुत्तों के लार नहीं टपकाएगा, कुत्ता लार नहीं टपकाएगा। विलोपन, जब कुत्ते को बार बार घंटी बजा दी जाती है और बार बार भोजन नहीं दिया जाता है, कुत्ता क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है या विलोप कर लेता है। अब विलोप करने के बाद क्या होता है, विलोप के कुछ दिन बाद एक दिन फिर केवल घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह में से थोड़ी लार टपकी और इसे स्वतः पुण्य लाभ कहेंगे, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंध, परंपरागत अनुकूलन, कहने का अर्थ है कि अब कुत्ता विलोपन की स्थिति में आ गए, अब उसे पता है कि घंटी बजने के बाद भोजन नहीं मिलेगा, अब कुत्ता लार नहीं टपका रहा है, पर कुछ दिनों तक ये चीज़ बंद रहने के बाद फिर से शुरू कर दी जाती है कि घंटी बजी और कुत्ते के मुंह से स्वाभाविक रूप से क्या है कि लार आ जाती है। यानी इसे परंपरा, यानी पहले जो कुत्ते के साथ होता था वैसे ही आज फिर हो गया। तो ये क्या है कि परंपरागत अनुकूलन है, ठीक है। कुत्ता क्या है कि अपनी परंपरा से सीख रहा है जो उसके साथ पहले घटित हुई थी। उसके बाद है स्किनर, ठीक है। स्किनर ने एक क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत दिया है, ठीक है दोस्तों। यह सिद्धांत यूएस के B.F. स्किनर ने दिया था। स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के चेन व शोनन सिद्धांत पर आधारित है। इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रिया ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। कहने का अर्थ इसका यही है कि जब तक बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। अभिप्रेरणा ही अच्छा अधिगम प्राप्त करने के जिम्मेदार है। इसके अनुसार अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रिया ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। इसमें व्यवहार कार्यात्मक होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि अनुक्रिया प्राणी परिस्थिति वंश स्वयं करता है, उसे अनुक्रिया के लिए किसी बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि ये एक जंगल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पेड़ है और इसमें क्या है कि एक बच्चे को यहाँ पर ये छोड़ दिया जाता है और मोटिवेट उसको कर दिया जाता है कि आपको यह जंगल पार करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी या खाने की चीज़ें मिलेगी। तो बच्चा क्या करता है कि बच्चे ने जो पीछे सीखा है उसके अनुभव के आधार पर उन चीज़ों को अपने व्यवहार में लाता है और जंगलों के नियम के साथ चलता है और इस चीज़ को वह क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसमें बच्चे को कोई बाह्य सहायता नहीं मिलती है। इस प्रकार को जो सीखना है ना वही क्रिया प्रस्तुत है। मतलब बच्चे के सामने एक क्रिया प्रस्तुत की जाती है, उस क्रिया को करता है बच्चा और उसकी प्रतिक्रिया को सीखता है और इस जंगल को क्या कर लेता है, पार कर लेता है, ठीक है। ये पीछे जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमने देखा था उसी के अनुरूप है, केवल शब्दों का हेर फेर है। आगे देखिए, अनुक्रिया पुरस्कार या दंड प्राप्ति का साधन बनती है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जो हमारी अनुक्रिया है ना वो पुरस्कार या दंड प्राप्ति का साधन बनती है कि हमने जो क्रिया की है वो हमारी दंड लेने के प्राप्त है या जो दंड लेने के लिए उत्तरदायी है या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हमें नैमित्तिक अधिगम या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहा जाता है। मतलब ये नैमित्तिक, इसका अर्थ हम
बिना किसी लालच के भी लगा सकते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर व चूहे पर किया। स्किनर ने इसके लिए एक यंत्र बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया है। दोस्तों, स्किनर का जो प्रयोग है आप YouTube पर 3 वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, बहुत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्किनर ने इसके लिए एक यंत्र बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया। इस बॉक्स में एक चूहे या कबूतर को रखा गया और उसमें एक लीवर लगा दिया। उस लीवर को दबाने पर भोजन का टुकड़ा बॉक्स में गिरे। ऐसी व्यवस्था की चूहे का पंजा उस लीवर पर पड़ा और एक भोजन का टुकड़ा बॉक्स में गिरा। देखिए दोस्तों, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि किस प्रकार था स्किनर बॉक्स। ये मान लीजिए एक बॉक्स है, और ये यहाँ पर इसका क्या एक लॉक है और यहाँ पर इसका क्या है लीवर है, ठीक है। और इसमें क्या है कि भोजन है। जब भी क्या करता चूहा इस पर अपना पैर लगाता, ठीक है, ये चूहा जब भी इस पर अपना पैर लगाता तो इसमें से कुछ भोजन नीचे निकल कर आ जाते और चूहा इनको खा लेता, ठीक है। जब चूहे को पता चला कि इस लीवर पर पैर रखने से क्या है कि हमें भोजन की प्राप्ति होती है, तो चूहा अब क्या है कि बार बार लीवर को दबाने लगा और भोजन को प्राप्त करने लगा। इस प्रकार क्या है कि चूहा सीख गया कि मुझे भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, या लीवर दबाना होगा। यही इसका प्रयोग था दोस्तों, इसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। आप इसको यूट्यूब पर और अच्छे से 3D डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके पश्चात उसने लीवर को जल्दी जल्दी दबाना शुरू कर दिया, अर्थात वैसे ही गया कि भोजन प्राप्ति के लिए लीवर दबाना है, ठीक है। इसे ही क्रिया प्रस्तुत अनुबंध अधिगम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो क्रिया में वृद्धि होती है। इस प्रकार अधिगम में पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रयोग स्किनर ने किया। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए चूहे ने लीवर दबाई, अगर उसे भोजन नहीं मिलता तो वह क्या है कि दोबारा उस लीवर को नहीं दबाता, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसे लीवर दबाने के पश्चात जो भोजन मिला यानी पुनर्बलन मिला, उसके बाद पुनर्बलन के बाद उसके अंतर्गत जो अभिप्रेरणा आई, ठीक है, आंतरिक रूप से मोटिवेशन आया कि मुझे लीवर को दबाना है भोजन प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार वह लीवर को बार बार दबाने लगा और लीवर को बार बार दबाने पर उसे भोजन मिलने लगा। तब वह सीख गया कि मुझे भोजन कौन सी क्रिया करने से मिलेगा। इसी प्रकार के हैं कि आपको बच्चे को ग्राउंड में स्वतंत्र छोड़ देना है और उसे स्वतंत्र क्रिया करने देनी है, ठीक है, और वह अपने आप सीख जाएगा कि गोल में बॉल को कैसे हिट करना है। फिर भी वह बच्चा नहीं कर पाता है तो आप उसका सहायता करें और उसे सही क्रिया का चयन करके देवें ताकि बच्चा अपनी स्किल को और अच्छे से निखार सके। ये दोस्तों सारे जितने भी सिद्धांत है ये आपको अप्लाई करके देखने हैं। अगला है अधिगम के क्षेत्र का सिद्धांत। इसके अंतर्गत है ए सूझबूझ का सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत है सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। ये दिया था व्लादिमीर कोहलर ने। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है प्रतिरूप, मतलब छाया, समझ गए ना, छाया, प्रतिरूप यानी बिंब, बिंब भी कहते हैं इसे, बिंब, प्रतिरूप, आकार, स्वरूप, ठीक है, प्रतिरूप, आकार या स्वरूप। इस शब्द से किसी वस्तु या अनुभव में निहित समग्रता, पूर्णाकार का बोध होता है, ठीक है। गेस्टाल्ट से हमें क्या होता है कि किसी वस्तु का पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि वह वस्तु कितनी हाइट है, उसकी कितनी चौड़ी है, ठीक है, और उसका स्वरूप क्या है कि वह गोलाकार आयताकार है, ठीक है। इससे हमें यह पता चल जाता है। इस शब्द से किसी वस्तु या अनुबंध में निहित समग्रता या पूर्णाकार का हमें बोध या ज्ञान हो जाता है। समग्राकृति या सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जन्मदाता जर्मनी वैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर, कोहलर एवं कोफ का माने जाते हैं। दोस्तों इन तीनों में से किसी का नाम आए तो आपको तीनों का याद रखना है
और इन तीनों में से एक का नाम पूछे तो एक का बता देना है। दोस्तों इन तीनों ने इस सिद्धांत में अलग अलग कार्य किया, इनका रोल आप समझ लीजिए। कोपका एवं कोहलर के अनुसार सीखना धीरे धीरे अभ्यास तथा प्रयत्न व भूल द्वारा नहीं बल्कि एकांक होता है, क्योंकि यह सूझ द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, हमने एक पीछे थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था, एरर एंड ट्राई। ये उस सिद्धांत को नकारता है। यहाँ पर ये क्या कहता है, कोपका और कोहलर के अनुसार सीखना धीरे धीरे अभ्यास या प्रयत्न या भूल द्वारा नहीं होता, नहीं बल्कि एकांक होता है, मतलब अचानक होता है, क्योंकि सूझ द्वारा होता है जो सहसा होता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो हमें सूझ होती है ना वो अचानक होती है। जैसे कई बार आपने हो कि नहीं कि कोई चीज़ को अपने कोई प्रश्न को उत्तर ना मिले और अचानक जब आप सुत्या हुआ तो अचानक अपने दिमाग में प्रश्न को उत्तर आ जाए। भी वो कहे कि बार बार प्रयत्न और भूल को नहीं हो चीज़ें याद के खातर की है कि ये चीज़ें अचानक ही हुए, एकांक हुए। ठीक है दोस्तों, अब थे खुद इन चीज़ को सिलेक्शन करो कि दोनों में कौन सा सही है, दोनों में से किसने सही कहा है, ये आप पर डिपेंड है दोस्तों। कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया, उद्दीपक केला। दोस्तों इसकी इन्होंने जो प्रयोग किया ना कोहलर ने, वो भी आप देख लीजिए। मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप बाकी आप यूट्यूब पर देख लेना। सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी तो आप जानते होंगे क्या होता है। चिंपैंजी एक जानवर होता है। क्या किया कि ये मान लीजिए चिंपैंजी है यहाँ पर, ठीक है, ये चिंपैंजी जैसा, चिंपैंजी कैसा होता है, चिंपैंजी मान लीजिए ये चिंपैंजी हो गया, आदमी जैसा ही होता है दोस्तों, उसके दो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, ये मान लीजिए चिंपैंजी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया इसने, क्या किया कोहलर ने, यहाँ पर केले लटका दिए। आपको पता है चिंपैंजी को केले कितने अच्छे लगते हैं, यहाँ पर केले लगा दिए। और यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेटें लगा दी, यहाँ पर क्रेटें लगा दी। क्रेट जानती हो ना, तो डब्बे से होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया इसने, क्रेटें लटका दी। चिंपैंजी ने जैसे ही केले देखे तब उसके समझ में नहीं आया कि ये केले कैसे प्राप्त किए जाएं। उसने बहुत सारी छलांगें लगाई। ठीक है, उससे केले प्राप्त नहीं हुए, वह निराश होकर बैठ गया। उसने सामने अपने पड़ी क्रेटें देखी। क्रेटें देखकर उसके दिमाग में आया कि हम इसके ऊपर चढ़कर केलों को प्राप्त करें। यह इन क्रेटों, इन बॉक्स के ऊपर चढ़ गया और केले को पकड़ने का प्रयास करने लगा और कूदने लगा, फिर भी उसको सफलता हाथ नहीं लगी। तब इसने क्या किया कि एक क्रेट को यहाँ से उठाया और इसके ऊपर रखा। इस प्रकार इसने क्रेटों का चुनाव किया। ठीक है, और इसने इन क्रेटों के माध्यम से अपनी सूझ, ठीक है, से इसने केले प्राप्त करने में सफलता पा ली। इनके ऊपर चढ़ गया ये और केले प्राप्त कर लिए। ठीक है, और इसने इस प्रकार अपनी अंतर्दृष्टि से अधिगम प्राप्त किया, सीख लिया कि केले किस प्रकार हमें प्राप्त करने हैं। ठीक है ना, और आपको भी यही सीखना है कि हमें अपनी परीक्षा को कैसे पास करना है, किस प्रकार एक शारीरिक शिक्षक बनना है। ये भी आप बार बार जब आप पढ़ोगे, बार बार अभ्यास करोगे, उसे से सीख पाओगे। ये केवल चिंपैंजी के जीवन में लागू नहीं होता, यह सिद्धांत सबके जीवन में लागू होता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का अर्थ है किसी समस्या को सुलझाते समय कभी कभी अचानक से उसका हल सूझ जाता है, जिस प्रकार चिंपैंजी को सूझ गया। हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, हल का अधिगम सिद्धांत आदतों के विकास पर सबसे अधिक बल देता है। यह आदतों पर सबसे अधिक बल देने वाला जो सिद्धांत है वो किसका है, हल का है। हल के अनुसार आदतों का विकास जटिल व्यवहारों के विकास का परिणाम है। यानी जब आप व्यवहार को बार बार उस व्यवहार को करते हो, जैसे आप क्या करते हो, कोई कार्य करते हो व्यवहार में,
ठीक है, जैसे बार बार फ़ोन चलाते हो तो दोस्तों आपको फ़ोन की आदत लग जाती है, आप फ़ोन के बगैर 2 मिनट भी नहीं रह सकते। ठीक है, जब आपके पास फ़ोन नहीं होता है तब आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर में विटामिन मिनरल की कमी आ गई है, और हमें 2 मिनट तक या 5 मिनट तक अगर फ़ोन नहीं मिला तो हम मर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या है कि आदत लग जाती है फ़ोन। उसी प्रकार की है हल कहता है कि हल के अनुसार आदतों का विकास जटिल व्यवहारों के विकास का परिणाम है। जटिल व्यवहारों का विकास धीरे धीरे होता है जो कालांतर में आदत बन जाती है, मतलब भविष्य में वो हमारी क्या आदत बन जाती है। हल ने पुनर्बलन सिद्धांत को सिद्ध करने हेतु चूहे पर प्रयोग किया। अब दोस्तों हल ने क्या किया, कौन सा प्रयोग किया कि हल ने एक पजल बना दी। ठीक है, क्या बना दी, पजल। यहाँ पे उसने क्या रख दिया, भोजन रख दिया, और इस भोजन को प्राप्त करने के लिए से इससे क्या करके पजल बना दी एक, और ये यहाँ पर क्या हो गया, चूहा हो गया। इसको लाल रंग से बना देते हैं, ये मान लो चूहा हो गया। ठीक है, पजल बना दी और यहाँ पर भोजन रख दिया। अब ये पजल इस प्रकार है। ठीक है, अब चूहा क्या है कि भोजन प्राप्त करने के लिए इसमें घुसा पहले, फिर बाहर आ गया, फिर घुसा, फिर बाहर आ गया। अब चूहा क्या है कि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार उसने 3-4 चूहे छोड़े और उसमें से एक चूहे ने आगे बढ़कर अंत में क्या कर लिया, भोजन खा लिया। अब दोस्तों उस भोजन को खाने के बाद चूहे में जो एनर्जी आदि को देखकर बाकी चूहे भी उसकी भांति चलना सीख गए और अंत में भोजन प्राप्त करने लगे। इस प्रकार का प्रयोग था हल का। इस सिद्धांत को सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी कहते हैं। जिस प्रकार चूहे ने एक सिस्टम से आगे चलकर चलना सीखा, टकराते टकराते दीवारों से वो आगे चलकर भोजन प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके व्यवहार में वैसे परिवर्तन आया सिस्टमेटिक तरीके से। यह सिद्धांत बालकों के शिक्षण में अभिप्रेरणा पर अधिक बल देता है। मतलब जब बच्चा सीखता है, सीख कर वह पूर्ण सफल हो जाता है तो उसको आंतरिक रूप से मोटिवेशन मिलता है और वो पुनर्बलन पर जोर देता है, मतलब आगे और सीखने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। अगला है कुर्ट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत। दोस्तों यह सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि सिक्का किस प्रकार जाता है, उसको क्या है कि ग्राफ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ बनता है, उस पर दर्शाया जाता है। ये दोस्तों हम करेंगे अगली नेक्स्ट कक्षा में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।